हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। चीन के सबसे अमीर और एशिया के दूसरे नंबर के अमीर शख्स जैक मा, जी हां, जैक मा को भारतीय कोर्ट ने समन भेजा है। उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। जैक मा चीन की कंपनी अलीबाबा के संस्थापक है। कुछ दिनों पहले तक भारत में चल रही यूसी वेब भी उन्हीं की कंपनी है। जैक मा पर यह आरोप है कि यूसी वेब के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, यूसी वेब के जरिए उन्होंने चीन का प्रोपेगेंडा भारत में चलाया और भारत में जासूसी कर उसकी सारी जानकारी चीन तक पहुंचाई। यूसी न्यूज या यूसी वेब की साजिश का खुलासा सबसे पहले आपको याद दिला दूं, एबीपी न्यूज ने 22 और 23 मई 2018 को किया था। हमने खुलासा किया था कि यूसी वेब में चीन के खिलाफ कुछ भी आप नहीं लिख सकते, लेकिन हां, भारत के विरोध में सब कुछ लिखने की आजादी है। आप चीन की इस वेबसाइट पर भारत के प्रधानमंत्री को कितना भी भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के विरोध में एक शब्द भी उसका सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। और 2018 में हमने आपको बता दिया था। एबीपी न्यूज के इस खुलासे को आधार बनाकर गुरुग्राम की अदालत में एक याचिका दायर की गई है और उसी आरोप के बाद जैक मा को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर से आपका क्या वास्ता है, इससे आपको क्या नुकसान है। तो यह भी समझ लीजिए कि चीन किस तरह आपसे देशद्रोह करवाता है और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलता है। गौर से सुनिएगा। चीनी कंपनियों का सर्वर चीन में होता है जो जानकारी इकट्ठा करती है। चीन की कंपनियों की सेवा लेने पर आपको सारी जानकारी देनी पड़ती है। आपने मोबाइल फोन लिया तो उसमें फीड जानकारी सीधे उस सर्वर में जाएगी जो चीन में है। चीन के सर्वर मोबाइल या लैपटॉप के जरिए उसके बाद आपको ट्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। चीन सीसीटीवी कैमरे और 5G नेटवर्क के जरिए आराम से जासूसी करता है। चीनी कंपनी में काम करने वाले जानकारी शेयर करने के लिए बाध्य होते हैं और आप जाने अनजाने देश विरोधी और चीन के हित में काम करने लग जाते हैं। यही आरोप लगा है अलीबाबा के संस्थापक जैक मा पर भी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को आधार बनाकर यूसी वेब के एक पूर्व कर्मचारी ने जो याचिका डाली है उसमें लिखा है कि कंपनी में काम करके ऐसा लगता था जैसे हम भारत में नहीं, चीन में रहकर काम कर रहे हैं और चीन हमें ऐसे आदेश दे रहा है जैसे आजादी से पहले अंग्रेज गुलाम हिंदुस्तान के लोगों को दिया करते थे। याचिका में साफ साफ लिखा है कि यूसी वेब भारत के बारे में भारतीयों द्वारा तैयार कंटेंट से करोड़ों डॉलर कमाकर चीन भेज देता था और भारतीयों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करता था। इसीलिए भारत की सरकार ने कुछ दिन पहले चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। यूसी वेब उन्हीं में से एक है। लेकिन चीन की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद उनके क्लोन ऐप्स बाजार में आ गए हैं। आज भारतीय सरकार ने वैसे ही 47 चाइनीज ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी है। यह कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि चीन हमारी जासूसी ना कर सके और भारत की जनता को सस्ता माल देकर अपनी जासूसी का हथियार ना बना सके। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी चीन को लेकर इसी बड़े खुलासे पर है। एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह चीन चंद पैसे देकर भारत के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप बिना एक भी गोली चलाए चीन की बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दे रहा है। आरोप है कि यूसी न्यूज ऐप के जरिए चीन भारत में अफवाह फैला रहा है। दावा है कि चीन इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान को बचा रहा है। इल्जाम है कि चीन इसके जरिए भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। ये एबीपी न्यूज की उस रिपोर्ट की एक झलक भर थी जिसकी वजह से चीन के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक जैक मा के खिलाफ समन जारी हुआ है।
जैक मा चीन के अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं और यूसी न्यूज ऐप और ब्राउजर भी उन्हीं की कंपनी का है, जिसके भारत में करोड़ों उपभोक्ता हैं। हालांकि यूसी न्यूज के ऐप और ब्राउजर दोनों को सरकार ने बैन कर दिया है। ये ग्रुप भारत में भ्रामक खबरें और फेक न्यूज फैलाता था। ये भारत में चीन के एजेंडे को चलाता था। आज से 2 साल पहले इस खबर पर मैंने ही खुलासा किया था। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस याचिका में लिखा गया है कि प्रतिष्ठित समाचार चैनल एबीपी न्यूज ने 22 और 23 मई 2018 को 2 शो ऑन एयर किए थे, जिनमें दिखाया था कि कैसे यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर अपने कंटेंट को सेंसर करने का काम करते हैं। इससे साबित होता है कि कैसे चीन की सरकार यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर के जरिए भारत के कंटेंट और मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे इस न्यूज ऐप और ब्राउजर की वजह से भारत में चीन का एजेंडा चल रहा है। आईटीबीपी भारत की जो प्रीमियम सेना है, जो तिब्बत पर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों की, उसके बारे में अगर कुछ भी आप लिखेंगे तो चाइना का सर्वर उसे लेने से मना कर देता है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे ही हमने लिखा, आप यहां पढ़ सकते हैं, लिखा है देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि भारत में धंधा करने वाली कंपनी, भारतीयों से पैसा कमाने वाली कंपनी, भारत की अगर सेना के बारे में कोई भी शब्द लिखा जाए तो वो मना कर देती है। गुरुग्राम की कोर्ट में जब ये याचिका दाखिल की गई तो हमारी रिपोर्ट का ये वाला हिस्सा भी उसका एक प्रमुख बिंदु था। इसीलिए याचिकाकर्ता की तरफ से लिखा गया है कि ये सब फिर से गुलामी वाली फीलिंग देता है। याचिका में लिखा है कि भारतीय होने के बावजूद हम यूसी न्यूज या यूसी ब्राउजर पर आईटीबीपी के खिलाफ कोई पॉजिटिव स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। हम मैकमोहन लाइन से संबंधित भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं रह रहे हैं बल्कि चीन में रह रहे हैं, और जैसे अंग्रेज हमें आदेश देते थे, अब चीनी भी वैसे ही दे रहे हैं। यह हमें एक बार फिर से गुलाम होने जैसा अनुभव लगता है। इस याचिका में वो तरीका भी बताया गया है जिनसे यूसी न्यूज ऐसी सेंसरशिप कर पाता है। याचिका में लिखा है, यूसी न्यूज ने अपने 13 करोड़ यूजर्स पर चीन का सेंसरशिप का नियम लागू किया है। कंपनी ने करीब 2000 शब्दों की एक लिस्ट बनाई हुई है जो चीन की सरकार के लिए संवेदनशील है, जैसे आईटीबीपी, एनएसजी, चीन भारत युद्ध, चीन को सबक, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, पाकिस्तानी जिहाद वगैरह वगैरह। यह बात बिल्कुल सच है और इसीलिए हमारी पड़ताल में भी यह हकीकत सामने आई थी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने यह बात 2 साल पहले ही बता दी थी कि यूसी ऐप कंटेंट को कंट्रोल कर रहा है। भारत के अखबारों और टीवी चैनलों में आपने अक्सर पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाया, लेकिन यूसी वेब आपको ये लिखने की इजाजत नहीं देता। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चाइना को सबक शब्द ये हमने लिखा है कि भारत की तरफ से अगर कोई खबर है जिसमें चाइना को सबक देने की बात है तो ये इस आर्टिकल को यहीं पे क्वैश कर रहा है, यहीं पे ख़त्म कर रहा है। और बीजिंग का जो सर्वर है वो फिर हमें मैसेज दे रहा है कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड्स इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। अब इसमें सेंसिटिव वर्ड क्या है? शायद ये खबर उनको सूट नहीं करती है, उनके लायक नहीं है, इसलिए वहाँ का सर्वर हमें इस पे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम चाइना की जगह इंडिया लिखते हैं, इसमें चाइना शब्द हटा के हमने लिखा इंडिया को सबक देने की कोशिश। मेरा जो ये आर्टिकल है वो चाइनीज सर्वर ने अप्रूव कर दिया और ये मैं पोस्ट करने के लिए तैयार हूं। हालांकि अब यूसी वेब की ऐप और ब्राउजर दोनों ही बैन हो चुके हैं, लेकिन आपको इस रिपोर्ट को देखकर यह समझ में आ गया होगा कि चीन अपना एजेंडा चलाने के लिए किस हद तक जा सकता है। यूसी वेब के मालिक को तो आप जानते ही है ना, जैक मा। वही जैक मा जिनकी प्रेरणादायक कहानी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। 2017 में जैक मा एशिया के सबसे अमीर कारोबारी थे, लेकिन एक वक्त था जब चीन की कंपनियों और स्कूल कॉलेजेस ने जैक मा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। जैक मा शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने में वो बहुत खास नहीं थे। नौकरी के लिए वो जहां भी जाते हर बार रिजेक्ट होकर आते थे। लेकिन इसके बाद एक बिजनेस आइडिया ने उनकी किस्मत को बदल दिया। आज वो चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट के
मालिक है। उनकी संपत्ति करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की है। दुनिया के कई देशों में उनका इन्वेस्टमेंट है। जैक मा के जीवन की कहानी वाकई प्रेरणादायक रही, लेकिन उनका इंटरनेट ब्राउजर और उनकी ऐप जासूसी और चीन के एजेंडा को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। चीन की सरकार दूसरे देशों में काम करने वाली अपनी कंपनीज को ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, वो बाध्य होते हैं। और यही कारण है कि ना चाहते हुए भी चीन के लोग दूसरे देशों में जासूसी करने को मजबूर हो जाते हैं। वैसे जैक मा की ये जो यूसी वेब कंपनी है, उसका इंडिया हेड है डेमोन शी, जो कि एक चाइनीज नागरिक है, लेकिन भारत में डेमोन शी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है। और अब हमारा डेमोन शी पर एक खुलासा आपको देखना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि चीन की इतनी बड़ी कंपनी का इंडिया हेड, उस पर कैसे सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल किसी हेराफेरी के नहीं है, बल्कि ये सवाल है अपनी विजिट के दौरान गायब रहने के। भारत में विदेश से जब भी कोई आता है तो उसे ये साफ साफ बताना होता है कि वो कितने दिनों के लिए आ रहा है और इस यात्रा के दौरान वो कहां कहां जाएगा। जाहिर है डेमोन शी ने भी बताया ही होगा, लेकिन अब पता चला है कि उसने कई फर्जी जानकारियां दी थी। वो कुल 425 दिनों तक भारत में रहा और इसमें से 378 दिनों तक वो कहां रहा ये पता ही नहीं है, और इसीलिए शक पैदा होता है। अब डेमोन शी भारत से फरार हो चुका है, उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। यह है भारत में यूसी वेब का हेड डेमोन शी। डेमोन शी जब 2017 में यूसी वेब का इंडिया हेड बनाया गया था तो उसने भारत के बिजनेस अखबारों में भी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन किसको पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की अदालतें डेमोन की तलाश कर रही होंगी और वो कहीं नहीं मिलेगा। इसी डेमोन शी के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, क्योंकि उसे अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। असल में जिस पुष्पेंद्र सिंह ने गुरुग्राम में यूसी वेब के खिलाफ याचिका दायर की है, उसी ने गाजियाबाद में भी एक याचिका दायर करके डेमोन शी को आरोपी बनाया है। यूसी वेब के इंडिया हेड डेमोन पर गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि डेमोन भारत में कुल 425 दिनों तक रहा, लेकिन इस दौरान वो 378 दिन कहां रहा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। भारत में किसी भी विदेशी नागरिक को जब वो भारत आता है तो अपनी यात्रा का पूरा विवरण सरकार को देना होता है। वो कहाँ रुक रहा है, वो किस काम के लिए यहाँ आया है, उस हर बात की जानकारी उसे सरकार को देनी होती है। डेमन पर शक तब और गहराया जब उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक होटल का पता दिया। जब एजेंसियों ने इस होटल के बारे में पड़ताल की तो पता चला इस एड्रेस पे कोई भी होटल नहीं है, बल्कि वहां फ्लैट मिला। डेमन ने जिस भारतीय संपर्क सूत्र का नाम और फोन नंबर दिया, वो भी उस फ्लैट पर कभी नहीं रहता था। और आफ्टर ऑल अगर बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट के प्रोसेस की अवमानना क्यों करेगा, कोर्ट के प्रोसेस का डिसरिगार्ड क्यों करेगा। अगर हम क्लीन हैंड्स के साथ हैं तो ही शुड कम बिफोर द कोर्ट एंड ही शुड एडमिट अबाउट व्हाटएवर सबमिशंस ही वांट्स टू मेक। यानी डेमोन के भारत दौरे की शुरुआत ही फर्जीवाड़े से हुई थी। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में एक बात चौंकाने वाली सामने है। डेमोन 20 फरवरी 2017 को भारत आया और 9 मार्च 2017 को वापस हांगकांग चला गया। फेरा के दस्तावेजों में उसने वापसी के लिए GAVPCWQ नाम की एक फ्लाइट का जिक्र किया। एजेंसियों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि इस नंबर की फ्लाइट तो भारत में चलती ही नहीं है। यानी पहले जगह गलत बताई, फिर फ्लाइट भी गलत बता दी। लेकिन डेमोन की गतिविधियों में और भी संदेह पैदा करने वाली बातें थी। अब ये देखिए कि डेमोन के भारत में कब कब रहने को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 15 जुलाई से 27 जुलाई 2018 के 13 दिन, 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2018 के 31 दिन और 17 फरवरी से 27 फरवरी 2019 के 11 दिनों की कोई जानकारी नहीं मिली। डेमोन के ऐसे बिना रिकॉर्ड के रहने के एक नहीं कई उदाहरण हैं। वो 2014 से ही भारत आता रहा है और उसके रिकॉर्ड में ऐसा ही फर्जीवाड़ा शुरुआत से देखने को मिला है। जैसे 2 जनवरी 2019 को डेमोन भारत आया और 8 और 9 जनवरी को मुंबई के एक होटल में रुका, लेकिन 2 से 7 जनवरी तक वो कहां रहा पता नहीं।
इसी तरह वो 11 जनवरी 2019 को भारत से वापस चला गया, लेकिन उसकी जगह 11 से 13 जनवरी तक बेंगलुरु के होटल में कौन रुका हुआ था, इसका भी पता नहीं। हमने एक एप्लीकेशन भी फाइल की है FRRO के साथ, जिसको भी ये जानकारी नहीं थी कि डेमन किस तरीके की संदिग्ध तरीके से वो ट्रैवल कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमन इस तरीके की जगहों पर ज़्यादा ट्रैवल किया है जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आगरा जैसे उसने ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, और एक ही समय में कई जगहों पर इनका होटल्स में रिजर्वेशन रहता था इनके रुकने का, और जब भी प्रोसेस इशू होते थे कोर्ट के तो उस टाइम पे ये कंपनी में नहीं पाए गए हैं। जैसे नॉन बेलेबल वारंट जो इशू हुआ, इसके पहले सम्मन भी इशू किया था कोर्ट ने। डेमॉन की गतिविधियां संदिग्ध मिलने के बाद इसकी शिकायत हुई, पुलिस ने जांच भी शुरू की, अदालत ने इसके खिलाफ समन निकाले और उसके बाद इसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक यह भारत छोड़कर भाग चुका था। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा था वो भारत की सीमा के अंदर हो रहा था। भारत महज अपने बॉर्डर्स ही मजबूत नहीं कर रहा है इसीलिए, बल्कि टेक्नोलॉजिकली सीमाओं को भी अपनी मजबूत कर रहा है। और हाल ही में आप देखिए, भारत ने 275 चीनी ऐप्स की एक लिस्ट बनाई है। गेमिंग ऐप पबजी हो, शाओमी का जिली हो, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस हो, रेसो हो, यू लाइक जैसी ऐप्स इसमें शामिल हैं। इन सभी को इस बात पर परखा जाएगा कि कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपने व्यापार नियमों को भी बहुत ज्यादा कड़क बना दिया है। भारत में बोली लगाने वाली अब पड़ोसी देशों की जो कंपनियां हैं वो भारत में तभी बोली लगा पाएंगी जब वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हो। इन कंपनीज को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। और मास्टर स्ट्रोक, भारत का निशाना सटीक है, चीन की नब्ज तकनीक है।